स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल जॉइनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कैसे अपने बचे हुए लास्ट टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। क्लास 12 2023-24 बोर्ड में आप सबके 95 प्लस कैसे आ सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। देखिए, अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन है ये आपको अभी पता चल रहा है। साल के शुरुआत से ही हमें पता लग चुका होता है कि यार हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। 11th में हमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा होता है। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को उस तरीके से नहीं कर पाते जो कि उनसे रिक्वायर्ड होता है, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि करी जानी चाहिए। अभी मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसका मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट अभी फिक्स हो गए कि यार कैसे करके चीज़ों को आप करें लास्ट मोमेंट में, ठीक है, मैं आपको पहली ही बात जो कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। कभी भी कोई भी आपको आके ऐसे कोई जादुई मंत्र नहीं बता सकता कि आप उसे पढ़ो और आपने भले ही साल भर ना पढ़ा हो आप पूरा 95 क्रॉस कर जाओ। ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सोच रहे हैं यार कि क्या करें लास्ट बचे हुए अगले एक महीने में, और वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं। उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो को बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो का मोटिव ये है। और बाकी वो स्टूडेंट जो साल भर पढ़ रहे थे वो इन चीज़ों को देख लेना जो मैं बता रहा हूँ। आप अगर इनको फॉलो कर रहे थे ठीक है, वरना इन चीज़ों को साथ साथ फॉलो करते हुए चलो। मैं बताऊंगा कि अगले एक महीने में अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो देखकर आपके मार्क्स आएंगे, अभी भी ये नहीं होने वाला। अभी भी होगा यही कि मैं बताऊंगा ये कहाँ से रोड मैप बताऊंगा कि पढ़ना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको पड़ेगा, तब जाकर आपके मार्क्स वगैरह आ पाएंगे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो पहले अपने माइंडसेट को इस तरीके का बना दें, अपने आप को बिल्कुल ध्यान दिला दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बिना पढ़े हमारे मार्क्स आएँ। पढ़ना हमें पड़ेगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक रोड मैप दे सकूँ। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को फोकस में लेके चल रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको ये फिजिक्स में केमिस्ट्री मैथ्स में हमें किन पोर्शंस पर विशेष ध्यान देना होता है और कैसे हम अपनी तैयारी को करना है। आगे अलग अलग स्लाइड्स रखिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स की अगर हम बात करें, हमारे पास डेरिवेशंस होते हैं, लॉज या थ्योरम्स होती हैं, और तीसरे न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये पार्ट होता है हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा जो आपसे मेजरली पार्ट पूछा जाता है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से संबंधित हो, स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई आईसी से, आपके उसमें डेरिवेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब थोड़ा सा ट्रेंड ये बदला है कि डेरिवेशन को डिट्टो वैसा नहीं पूछ लिया जाता जैसा कि डेरिवेशन की लैंग्वेज होती है। पूछा डेरिवेशन ही जाता है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी जाती है। तो लेकिन अल्टीमेटली मेजर पार्ट जो होता है आपके फिजिक्स का वो डेरिवेशन से होता है। डेरिवेशन यानी कि आपको जहां पे एक तरह से फॉर्मूला डिराइव करना होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको निकालना है, या फिर लॉस के बारे में आ गया, बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में, एम्पियर सर्किटल रूल के बारे में आ गया, या किरचॉफ्स जो करंट लॉ है जिसमें आपका पहला लॉ चार्जेस पे जंक्शन रूल है, दूसरा वोल्टेज लॉ है। ये डायरेक्टली पूछे जाने वाली चीजें हैं। इसी में आपके फिर वो कुछ चीज़ें आती है जिसमें आपकी वर्किंग वाली चीज़ होती है, जैसे पोटेंशियोमीटर आ जाता है, उसका प्रिंसिपल वगैरह क्या है। उसके बाद मीटर ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ऐसी कुछ चीज़ें डायरेक्टली पूछी जा सकती है। इनको छोड़ना मतलब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए अगर आपको नहीं पता ये टॉपिक्स क्या क्या है, मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा कि किन टॉपिक को आपको स्ट्रिक्टली प्रिपरेशन में लेना चाहिए अपनी, ताकि यहां से क्वेश्चन आए तो वो तो बिल्कुल ना छूटे आप। क्योंकि जो मैंने नाम लिए जैसे साइक्लोट्रॉन है, पोटेंशियोमीटर है, या मीटर ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बहुत ट्रेंडिंग और बहुत बर्निंग टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। इसको छोड़ना तो बिल्कुल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, गलती क्या होती है, हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लिया हम जेई की या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिर हम जब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वही तरीका यहाँ अप्लाई होता है। नहीं, वहां पर ज्यादातर जो आपका डिपेंडेंट होती है चीजें वो होती है न्यूमेरिकल्स पर। बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पर चीजें उतनी डिपेंडेंट नहीं होती। अगर मैं ऑनेस्टली कहूं आपको कि अगर अपने डेरिवेशंस को अच्छे से कर लिया, आपको चैप्टर का एजेंस अगर समझ में आ चुका है, तो आपको न्यूमेरिकल्स बिना करे भी आपसे हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। स्टेट बोर्ड में तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीबीएसई में तो फिर भी एक बारी के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन स्टेट बोर्ड में तो सीधा एकदम बिल्कुल फॉर्मूले की 3-4 वैल्यूज जो दी रहती है एकदम रखनी पड़ती है। बहुत ईजी कैलकुलेशन कहूँ तो, अगर मैं यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, हिमाचल हरियाणा अपना महाराष्ट्र बोर्ड है, यहाँ पे मध्य प्रदेश बोर्ड है, इनमें डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीबीएसई में थोड़ी सी ट्विस्टिंग होती है लेकिन बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्विस्टिंग नहीं होती। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स पढ़ते समय हमें सबसे ज्यादा पहले फोकस करना है। इसे कोई भी चैप्टर आप उठा रहे हैं, मैं भी बताऊंगा इसको पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि अगली स्लाइड्स मैंने इसके बारे में रखी है कि कैसे पढ़ना है। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि ये मोटे मोटे पोर्शंस हैं अपने। तो हमें 3 कैटेगरीज अपनी बांटनी है फिजिक्स में, 3 इसमें बाइफरकेट करना है। एक हो गया डेरिवेशन का जो मेजर पोर्शन है, उसके बाद जिसमें लॉज हो गए, कुछ वर्किंग प्रिंसिपल वाले, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए उनके बारे में, और तीसरा वाला न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। केमिस्ट्री में हमारे पास, केमिस्ट्री को हमेशा 3 हिस्सों में बांट के देखो कि शुरुआत का पार्ट आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स वगैरह आती है, जहां पर आपके फॉर्मूला यूज होते हैं, जहां पे सेल के बारे में डिस्कशन किया गया, जहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं।
ठीक है, आपको थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह करने पड़ेंगे, अपनी मैथ्स वगैरह लगानी पड़ेगी, वो वाला काम। दूसरा पार्ट उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपके पास पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जैसी चीजें आपको दी जाती है, तो उसको पढ़ना। पी ब्लॉक, कंप्लीट पी ब्लॉक आपको यहाँ नहीं दिया जाता क्योंकि उसका कुछ पोर्शन 11th में पढ़ लिया होता है हमने, तो यहाँ पर कुछ एक लिमिटेड पोर्शन पी ब्लॉक का होता है, तो वो हमें पढ़ना होता है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में हमें पढ़ना होता है। ये जब आपको इन चीज़ों के बारे में आप डिटेल में चैप्टर में जा जाके एक एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, और उसको मेजरमेंट कैसे करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने साथ रखना है। किसी भी चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप उठा रहे हो केमिस्ट्री का, आप किसी से बिल्कुल मत सोचो कि यार हर कोई आपको बना बना के कुछ चीज़ नहीं देगा, एग्जाम आपका है तो कुछ क्रिएटिविटी आपको भी शो करनी होगी अल्टीमेटली। और वो कैसे कि जैसे आप पूछते हो सर केमिस्ट्री में कैसे करें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। वो बात यह है कि आपने सबसे पहले कोई भी चैप्टर जो आप उठा रहे हो ना, उस चैप्टर के हल्के फुल्के बेसिक्स होते हैं। अब वो कैसे कवर होंगे, उसका तरीका यह है कि आपको एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन अगर मिल पा रहे हैं किसी भी चैप्टर के, तो इससे बढ़िया कुछ चीज़ है ही नहीं, मान के चल लो। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एनसीईआरटी से। फिजिक्स में और मैथ्स में फिर भी एक बारी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट ना हो, लेकिन केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी की बुक में से, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं, और जो साथ में टेक्स्ट बुक में करते करते बीच में कॉलम्स जो बने होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे एग्जाम्पल वाले, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करोगे, जैसे ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद आंसर करते हुए चलोगे ना, तो क्वेश्चंस को इस तरह से अरेंजमेंट में लाया गया है कि अगर आप क्वेश्चन आंसर भी पढ़ते हुए चल रहे हो ना बचपन वाले तरीके से, तो भी आपका एक लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? इसीलिए जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसमें ध्यान देना है कि केमिस्ट्री में चैप्टर का एक एजेंस समझ लो क्या है। वो कैसे समझ में आएगा, हो सकता है कोई वन शॉट्स वगैरह बने हो, किन्हीं के भी देख लो आप, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान रखना, बुक उठा के आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सॉल्यूशन है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर रटना पड़ेगा तो पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो नहीं जी हम तो बिल्कुल मैकेनिज्म वाले तरीके से करेंगे जैसे हम जेई की और कॉम्पिटेटिव की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर वो आपने अब तक कर लिया होता। लेकिन अगर वो नहीं है तो बिल्कुल जैसे जैसे रिएक्शन है एकदम एग्जैक्टली उन्हें याद कर लो। कैनिजारो रिएक्शन एग्जैक्टली याद करो कि रिएक्शन में क्या होता है, हर ही कोई याद करता है। अब जब कैनिजारो रिएक्शन में कुछ चीज़ें फिक्स हो गई कि एल्डिहाइड इसमें बदलता है या कीटोन किसमें बदलता है, वो सब बातें जब उसमें तय हो चुकी हैं, उसमें फिर आप बदलाव करने वाले कोई नहीं होते। अब आपको याद करना ही पड़ेगा, उसको कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। सब्जेक्ट ही कुछ इस तरीके का है। आपके कुछ चैप्टर्स इसमें ऐसे हैं केमिस्ट्री में जो बिल्कुल स्कोरिंग और छोटे छोटे हैं, जैसे लास्ट का पॉलीमर टाइप के चैप्टर्स जो आपके हैं। पॉलीमर जो चैप्टर है वो छोटा है कंपैरेटिवली, और उस पर स्कोरिंग भी है क्योंकि उससे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। 1-1 मार्कर भी कई पूछे जाते हैं, 2-2 मार्कर भी कई पूछे जाते हैं। अगर आप ना ऐसा डिसाइड कर लो कि मैं एक दिन में एक चैप्टर भी करूंगा ना या करूंगी, तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम है। फिर बाद में बताऊँ क्या होगा, एक दिन में आपको 5 चैप्टर 6 चैप्टर करने पड़ेंगे, फिर कभी नहीं कर पाओगे। अभी अगर आप कर पा रहे हो, अगर अब क्या 30 दिन मिनिमम बचे हुए हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर अगर आप कर पा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन खिंच जाए, लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो यार आप 10-15 दिन में पूरी बुक खत्म कर दोगे। लेकिन वो करना पड़ेगा, वो कोई आपको थर्ड पार्टी आके आपको बिल्कुल नहीं आपके पीछे पड़ी रहेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, कितनी नीड है, कितनी ज़रूरत है, कितना इनपुट मुझे डालने की ज़रूरत है, ताकि मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिल सके। क्योंकि हम सोच रहे हैं हम इनपुट भी ना डालें और हमें आउटपुट मिल जाए 95+ का, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रोपोर्शन में आप इनपुट्स अपने डालोगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको आउटपुट मिलेगा। ये ध्यान रखना, जितना ज़्यादा इनपुट डालोगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने अभी तक क्या किया क्या नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बचे हुए टाइम में क्या करते हो, ये बहुत फर्क डालेगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, मैथ्स में मैंने इससे पहले भी आपको कितनी सारी वीडियोस बना रखी है, सब कुछ बना रखा है। वन शॉट वीडियोस मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेटेजी वीडियो, पढ़ाने वाली वीडियो जिसमें पढ़ा रखा है मैंने आपको। मैं अभी इन चीज़ों को ना बताऊंगा आगे कौन कौन से चैप्टर है, मैंने स्लाइड्स बना रखी है आगे। अभी मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ो, ऐसे डील करो। मैथमेटिक्स में हमारे पास जो मेन रोल होता है, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी के बाहर जाना ही नहीं अपने आप को, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्कूल में कोई सी भी बुक चलती हो। क्योंकि कई स्कूल्स में क्या होता है, एनसीईआरटी को बुक को चलाते नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा फैशन रहता है। लेकिन जबकि ये रिकमेंडेड है कि एनसीईआरटी बुक चलनी चाहिए हर स्कूल में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ एनसीईआरटी बुक का अगर आप एक एक क्वेश्चन कर दे रहे हो, आप बोलोगे सर ये तो ईजी, हाँ तो भैया ईजी ही आता है पेपर। फिर किसने कहा कि पेपर टफ आता है? जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें ईजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी है, हर वैरायटी मिल जाएगी आपको उसमें। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को, आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर दिया, मिसलीनियस एक्सरसाइज कर लो, आपको पता लग जाएगा कितने गहरे पानी में हो। क्योंकि मिसलीनियस एक्सरसाइज भी अगर आपने एनसीईआरटी की कर ली है सारी की सारी, तो इसका एक क्लैरिटी हो गई कि आपकी मैथ्स पूरी तैयार हो गई है। अब दूसरी बुक पढ़ने से बेहतर है इसी बुक का दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार, जितने टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो, ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बुक के पीछे मत भागो, क्योंकि आपको मैथ्स ही नहीं पढ़नी अकेले, आपको फिजिक्स ही नहीं पढ़नी अकेले कि हमने इतनी मोटी मोटी बुक पकड़ ली। सिंपल बुक्स है, उसके क्रक्स को पढ़ो, उसमें रिवाइज करो। जितने टाइम मल्टीपल रिवीजन आप करते रहोगे उतने ज़्यादा वो बूस्ट होता रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठोगे तो आप वहाँ पर सोचते नहीं हो। ध्यान रखना, आपके पास जो 3 घंटे का समय आपको मिला रहता है, उसमें आपको सिर्फ जो कुछ आपने साल भर पढ़ा होता है उसे लिखना होता है। वहाँ सोचने का भी वक्त नहीं होता कि आप 1 मिनट बैठ के सोच लो कि वो टॉपिक क्या था। प्रैक्टिस इस लेवल की होनी चाहिए कि आपके हाथ चलते रहे। आपका दिमाग अगर आप घर भूल भी जाओ उस दिन तो भी चलेगा, क्योंकि आपके हाथों का उस दिन बहुत मेन रोल होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बस ये बात है। ठीक है, अब आते हैं फिजिक्स पे। देखो मैंने क्या बोला, पढ़ने का तरीका जब भी हमारा होगा,
सबसे पहले क्या करना, कोई ऐसी बुक आपके पास अब तक होगी, क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था, जिसमें आपके पास बुक हो, चैप्टर वाइज उस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो विद सॉल्यूशंस। पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से वो दिखा दे कि भाई इतने क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन दिखा दे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब 10-12 क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि उनमें से 2-4 क्वेश्चन तो ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, कि कूलम्स लॉ को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं, या फिर उसी की लैंग्वेज बदल दे रहे हैं, पूछ दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूछने के लिए कुछ और है ही नहीं, सिलेबस बदला ही नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, उसी में से क्या क्वेश्चन बना सकता है बनाने वाले, तो वही बनते हैं हमेशा। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अगर आप एनालाइज करोगे तो आप जो चीज़ें हैं ना उसको अंडर कंट्रोल रख पाओगे, अदरवाइज वो आप पर प्रेशर बना देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कहाँ से क्या आ रहा। तो इसीलिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है, और डेरिवेशन, क्योंकि ऐसी बुक्स भी आपके पास अवेलेबल होगी, मुझे ऐसा भरोसा है शायद, कि जिसमें डेरिवेशंस रहते हैं, बहुत क्रिस्प वे में डेरिवेशन नहीं रहते हैं, तो मैंने करा रखे हैं सारे। मैंने आपको एक हैंड आउट दिया भी था इससे रिलेटेड, जिसमें क्रिस्प मैंने डेरिवेशंस करा रखे थे आपको नोट्स के फॉर्मेट में। मैंने बोला था कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में से ले लेना, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ 10 से 20% अपने टाइम का आप जो है वो न्यूमेरिकल्स में लगा सकते हो, इससे ज़्यादा मत लगाना। न्यूमेरिकल्स में इसलिए लगा दो कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि यार 10 सेंटीमीटर लिखा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 × 10⁻² मीटर बोलना पड़ेगा, 5 मिली एम्पियर करंट बोलना तो 5 × 10⁻³ एम्पियर बोलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें, ताकि आप एकदम से स्टक ना कर जाओ वहाँ पे, इसलिए हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना उसे, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स पे ये नहीं कि हाई फाई न्यूमेरिकल्स पे पहुंच गए हम, बिल्कुल वो जाना ही नहीं है आपको। न्यूमेरिकल बिल्कुल अपने फॉर्मूले से बाहर जाना ही नहीं है न्यूमेरिकल्स में, इसलिए सिर्फ बोर्ड में जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो देखने हैं, जेई में, नीट में, कॉम्पिटिशन में जो पूछे गए न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं देखने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑप्टिक्स है, एटम्स, न्यूक्लियाई, छोटे छोटे चैप्टर, लेकिन ऐसे चैप्टर जो कि काफी स्कोरिंग है। एसी, अल्टरनेटिंग, डॉल नेचर ऑफ मैटर, एडिशन, ये तो जो यहाँ से यहाँ तक के हैं सारे छोटे छोटे चैप्टर्स की कैटेगरी में मैं डालता हूँ। और स्कोरिंग है एसी इनमें कंपैरेटिवली, फिर भी एसी इन सब में जो थोड़ा बड़ा है वो एसी है, बाकी सारे चैप्टर्स आपके बहुत छोटे छोटे हैं, क्रिस्प चैप्टर्स हैं। मैंने वन शॉट सबके बना रखे हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं लिखे हुए, इन सबके वन शॉट्स बना रखे हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन होंगे, आप मेरे से पूछ सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम हो। मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन अभी हाल ही में वन शॉट बनाया, मैट्रिक्स का हाल ही में वन शॉट बनाया, डिटर्मिनेंट्स का बना दूंगा, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D वेक्टर्स का भी मैंने वन शॉट बनाया। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर को कर लो। वन शॉट से फायदा होता है कि आपको ना बुक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बारी में सारी चीजें आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैं औरों की गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी ले रहा हूँ कि जब मैंने पढ़ा रखा है तो मैंने एक भी टॉपिक मिस नहीं करता वन शॉट पढ़ाते समय। वेक्टर्स पढ़ाया तो वेक्टर में एक ही वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे का बनाओ वीडियो या 1.5 घंटे का, जितने का भी हो, लेकिन उसमें एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ वेक्टर का। चाहे रिलेशन फंक्शन हो, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ, मैट्रिसेस हो, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ, कैलकुलस हो, एक भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ। अगर आप इन वन शॉट्स को कर रहे हो तो आप यकीन मानो आप बहुत अच्छा कर सकते हो बचे हुए टाइम में, अगर आप इन चीज़ों को कर पा रहे हो तो। क्योंकि अगर अभी 1 महीना भी बचा है ना, बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है, ध्यान रखो। अगर 1 महीना भी बचा हुआ है तो अगर आपके पास, ध्यान रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास 10 दिन बचेंगे, एक दिन ऐसा होगा जब 5 दिन बचेंगे, एक दिन ऐसा होगा कि अगले दिन एग्जाम होगा, है ना। फिर हमें लगता है कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, फिर हम एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तब भी हम गाड़ी में पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। उससे बेहतर है कि अभी हम थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक है। बाकी पढ़ने का जो उसका तरीका होगा, मैथ्स का सिंपल, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाना है, चैप्टर वाइज देखना है, उनको एनालाइज करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, मिस्टीनियस एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी की ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने, लेकिन एनसीईआरटी की बुक के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो आई होप स्टूडेंट्स जो बातें मैंने बताई हैं, अगर आपने यहाँ तक की बातें सुनी है, और आपके लिए मैंने रख दिया, अगर आपको चाहिए होगा मुझे बता देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको जो जो दिख रहे होंगे यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, EMI AC पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिक्स पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पॉज कर देख सकते हो अपने आप में कि आपको क्या सब आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें एटम, न्यूक्लियाई, डॉल नेचर ऑफ मैटर, रेडिएशन सब कुछ आता है वो है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें सेमीकंडक्टर्स आता है, P टाइप, N टाइप, जनरल डायोड, PN जंक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इस तरह की इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें जो जो आती हैं, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक इन सब के मैंने वन शॉट्स कवर करा दिए हैं आपको। कुछ जो वन शॉट्स बचे हैं उसमें मैग्नेटोस्टैट्स का भी मैंने वन शॉट अप करा दिया, तो ये रिमेनिंग नहीं रहा। EMI, EM वेव, रे ऑप्टिक्स, ये कुछ चीज़ें छोटी मोटी बची हुई है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तो मैं फटाफट से उसे करा दूंगा जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ताकि आप उसे अभी करके उसका रिवीजन भी कर सको। होपफुली स्टूडेंट जो कुछ बातें आपको बोली गई होंगी आपको समझ में आई होंगी और आप इन पर इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है जो स्टूडेंट ने यहाँ तक वीडियो देखी है, इसका मतलब वो सीरियस थे, तभी उन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी। क्योंकि औरों को लगता है कि अरे यार यहाँ तो फिर से पढ़ाई की बातें होने लग गई, हम तो सोच रहे थे कुछ ट्रिक बताएंगे, तो वो पहले ही चल देते हैं। जो अभी तक बचे हुए स्टूडेंट हैं, अगर आप यहाँ पर अभी तक बचे हुए थे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे भी बताना, ठीक है। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह का, और सब्सक्राइब करना आपके लिए कंप्लीटली फ्री है। देखिए आप खुद जानते हैं कि आज के दौर में कितने सारे कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज सेल किए जाते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं,
ठीक है, अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है जो परचेज कर सकता है, लेकिन जो परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं अपने एंड से फ्री क्लासेस बनाता हूँ। और ये फ्री क्लासेस, यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस चल रही है, इसमें मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग उसमें सपोर्ट करो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि सर हमें अच्छा लगा, नहीं लगा आपके वीडियो लेक्चर से। आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी आप इसे कर सकते हैं। ये आपके लिए जरूर फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। अभी डियर स्टूडेंट्स, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।